गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे बेटा चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पुरानी पीडीएफ है, चैप्टर 2 इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। आपका चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। हमने इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर के साथ कौन सी यूनिट को यानी कौन सी आइडेंटिटी को हमने रिलेट किया है, तो वो है आपका मोल फ्रैक्शन, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी और वेपर प्रेशर में भी मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, हेनरीज लॉ है, आपका राउल्ट्स लॉ है, इन सब में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू। आपको पता है ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका लेस हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए, दैट इज मेथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि आपको पता है मिथेनॉल एक अल्कोहल है जिसमें अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रखता है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है ना, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, आपको पता है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशंस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे? वेंटो फैक्टर से। किसका वेंटो फैक्टर ज़्यादा है, उसको उतना ही बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा और टेम्परेचर हाई लगेगा। ठीक है, NOH में देखो आपके 2 वेंटो फैक्टर आएगा, एक Na+ का और एक OH नेगेटिव का। NO2SO4 में 2 Na और एक सल्फेट यानी कि 3। ठीक है, NH4NO3 में एक अमोनियम आयन और एक नाइट्रेट यानी कि 2। पोटेशियम नाइट्रेट में भी 2, पोटेशियम का और नाइट्रेट का। तो किसका हाई हो गया? आपका बी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द यूनिट ऑफ एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या यूनिट होती है इसकी होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम। डेल्टा TB इस क्या है? आपका टेम्परेचर है, जिसकी यूनिट होगी केल्विन, और यह है मोलैलिटी, जिसकी यूनिट होती है आपकी मोल्स पर किलोग्राम। ठीक है ना, तो बस वहां से आपने यूनिट को डिफाइन किया, डिजाइन किया, डिराइव किया और आपने अपना आंसर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज इंपॉर्टेंट। In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 molar MgCl2 solution is। बच्चा ये जो क्वेश्चन है आपका वेंटो फैक्टर से होगा, क्योंकि ग्लूकोज का पता है डिसोसिएशन नहीं होता है, तो वेंटो फैक्टर इज ओनली 1। बट MgCl2 के केस में वेंटो फैक्टर इज 3, क्योंकि एक Mg+2 का आयन हो गया और एक 2Cl नेगेटिव, क्योंकि 2 Cl है यहाँ पर, तो इसका वेंटो फैक्टर हो गया 3। तो यानी कितने टाइम्स हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 3 टाइम्स हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इट इज ग्रेटर फॉर द गैसेज विद लोअर सोल्यूबिलिटी। जिन गैसेस की सोल्यूबिलिटी कम होती है उनके लिए इसकी जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो हाई होती है। ठीक है, रिलेशन आपको पता है, P इज इक्वल टू KH x, x इज अ सोल्यूबिलिटी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन बनेगा KH इज इक्वल टू P अपॉन x। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, और अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ग्रेटर KH तो लोअर सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 2 बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ as those between 2 toluene molecules. For a mixture of benzene and toluene, which of the following are not true? ठीक है, अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? अब जो बेंजीन और टॉल्विन है, आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं, है ना, क्योंकि इनका कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यूज होती है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की, दैट इज इक्वल टू 0।
है ना, समझ रहे हो ना आप, और वो आइडल सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं। आपसे बोल रहे हैं कौन ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, और दे विल नॉट फॉर्म आइडल सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज दीज आर आइडल सॉल्यूशंस। तो सी एंड डी आर इनकरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अब देखो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज किसका होगा बच्चा, उसी का होगा ना जो आपका एजेट्रोप्स होंगे। ये एजेट्रोप की डेफिनेशन है ना कि हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। और एजेट्रोप्स कौन होते हैं, जो आपके नॉन आइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कौन होते हैं, जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स कौन से होते हैं, जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इट मींस दे आर नॉन आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अब देखो बेंजीन टोल्यूइन का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, तो ये तो आइडल सॉल्यूशंस हो गए, है ना। और देखो आपका जो एन हेक्सेन एन हेप्टेन है, ये भी आपके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि ये भी क्या हो गए, ये भी आपके आइडल सॉल्यूशंस हो गए। तो बचे क्या, आपके वाटर नाइट्रिक एसिड, ये तो आपका नॉन आइडियल है। वाटर इथेनॉल, ये भी आपका नॉन आइडियल है। तो बी एंड सी आर द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। देखो NaCl एक सोल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, इसको 1 लीटर वाटर में ऐड किया गया है, और इसके एडिशन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, वाइल एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल टू 1 लीटर ऑफ वाटर डिक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों किया NaCl को ऐड करने पे बेटा, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए उस को वोलेटाइल बनाने के लिए, इसीलिए ऐसा हुआ। और जबकि मिथाइल अल्कोहल क्या है, ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि वो वोलेटाइल ऑलरेडी है, आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बहुत एग्जाम में आया हुआ है ये पहले भी। एक्चुअली क्या होता है, आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पता होता है कि हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, है ना, लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, इसीलिए जो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है इन द गिवन लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस भी इंक्रीज करेगी। किसकी वजह से है ये, हेनरीज कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए उसका यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, 41 क्वेश्चन तो इतनी बार आया हुआ है एग्जाम में कि बस पूछिए मत। वाई आर एक्वाटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। बच्चा सोल्युबिलिटी की वजह से, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लो होता है, तो सोल्युबिलिटी मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज लेस ऑफ द गैस, दैट इज ऑक्सीजन गैस, है ना, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल रहेगी बहुत ज़्यादा, और एक्वाटिक स्पीशीज को इनहेल करने के लिए मोर ऑक्सीजन मिलेगी, और वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। जबकि वार्म वाटर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज मोर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैस की, और ऑक्सीजन लेस अवेलेबल रहेगी उनके लिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लीनिंग द स्नो कवर्ड रोड्स। जब हिली एरियाज में ज़्यादा स्नो आज पड़ जाती है ना बेटा, तो सोल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है उसके ऊपर, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो कौन सा फिनोमिनन यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। जब सोल्ट को स्प्रेड करते हैं ना बेटा स्नो कवर्ड रोड्स पे, तो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, सरफेस से। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, फ्रीज हो रही है ना आपकी स्नो, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है सोल्ट को ऐड करने से। ठीक है, समझ में आया, जिसकी वजह से रोड्स क्लीन हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन यूज हुआ, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फिनोमिनन यूज हुआ। Now this question is important. Explain the terms ideal and non-ideal solutions in the light of forces of interactions operating between molecules in liquid solutions. बच्चा आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं दोज ओबेज राउल्स लॉ, जहाँ पे जो एग्जांपल्स होते हैं आपके, जो आपके ये सॉल्यूशंस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के होते हैं। ठीक है ना, और वोलेटाइल वोलेटाइल होंगे या फिर नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। या ये वाला थोड़ा हटा दो, अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि हैविंग कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हो आप लोग, एक कॉन्सेप्ट आप ये ले सकते हो कि पोलर पोलर इन नेचर। ठीक है ना, या फिर नॉन पोलर इन नेचर, वो ज़्यादा ईजी है समझना आप लोगों के लिए। वो होते हैं आपके आइडल सॉल्यूशंस। और नॉन आइडल कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके आ जाते हैं रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, जो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स की मिक्सिंग हो जाती है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं।
पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जहाँ वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी कि जो इंटरेक्शन है इन बिटवीन द कॉम्पोनेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है दैट विल बी लेस, उस वजह से वेपर प्रेशर हाई होगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी लेस, क्योंकि जो इंटरेक्शन है बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स दैट विल बी मोर। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 and volume of mixing is equal to 0. In non-ideal both are non equal to 0. ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। Why is the mass determined by measuring a colligative property in case of some solutes abnormal? Discuss it with the help of Vento factor. क्वेश्चन ये है कि जो colligative properties जब हम यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं, तो कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि कुछ सोल्यूट्स एबनॉर्मलिटी को शो करते हैं। तो ऐसा क्यों है, वेंटो फैक्टर को यूज़ करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। आपको पता है जो आई होता है वेंटो फैक्टर, वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एरर में जो एरर आते हैं उनमें उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि आपने जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन किया, सपोज एसोसिएशन के केस में जो आपने इथेनोइक एसिड का एसोसिएशन किया था तो वो डायमराइज हो गया था, तो मोलर मास जो आता है वो दैट इज एबनॉर्मल, एसोसिएशन के बाद ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है बिफोर एसोसिएशन से। ठीक है ना। तो हम ये वाले फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पलर में से ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस के। ठीक, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच सेल्फ विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। आपको पता है कॉपर इज अ डी ब्लॉक मेटल जो +2 में रहना पसंद करता है और कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, इसका +2 से 0 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। अब जब रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली एक कैथोड पर होगा। ठीक है। और कैथोड का जो रिडक्शन जब हम करते हैं कैथोड पर, तो कॉपर इलेक्ट्रोड मीन्स राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो यानी कि चारों ही आपको यहाँ पे सही लग रहे होंगे, चारों के साइड, चारों में ही कॉपर आपको दे रखा है कैथोड पर, यानी कि राइट साइड में आपको दे रखा है। अब क्योंकि आपको यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है और आपको दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली ये 1 मोलर पे होती है। ठीक है। तो देखो 1 मोलर के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब आपको ये पहचानना है कि दूसरा जो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा। एनोड पे जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा बेटा। अब क्योंकि जब कॉपर आपका रिडक्शन पे हो गया, दूसरा कोई भी आपको नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं कर रखा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन होगा। तभी दे रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, तो वो हाइड्रोजन होगा। अब देखो चारों पे ही हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोड तो आपका प्लेटिनम हो गया, इनर्ट हो गया। अब चारों पे आपका हाइड्रोजन है जिसकी रिएक्शन होती है H2 से H+, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, वो प्लस में जाएगा 0 से। ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो वो 1 बार पे होगी, प्रेशर उसका 1 बार होगा, और जो H+ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलर। ठीक है ना। तो बस पहचानिए कौन सा है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन आपको दे रखी है, नर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का, वो किस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, किस वाले ग्राफ में वो आपका वेरी कर रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखो बच्चा, आपको ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि ये 1/mg+2 है, तो जब इस mg+2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये mg+2 तो आया लेकिन माइनस में जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना। अब आप देखो क्या हुआ, क्योंकि ये आपका आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने सिंपल इसको मॉडिफाई कर लिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y = mx+c। आपको y दे रखा है ये क्वेश्चन के अंदर, x आपको ये दे रखा है, तो ये m हो गया यानी कि आपका स्लोप आ गया, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। ठीक है। अब देखो क्योंकि पॉजिटिव आपका स्लोप है तो पॉजिटिव तो आपका यहाँ से जाएगा, नीचे की तरफ से जाएगा। अब इंटरसेप्ट देखो, जो इंटरसेप्ट है आपका, ठीक है ना, वो आपको गिवन है, यानी कि इंटरसेप्ट आपका आया है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो वो ओरिजिन से भी ज्वाइन नहीं करेगा, अगर 0 होता तो ओरिजिन से ज्वाइन करता। ठीक है। अब जरा चारों ग्राफ देखो, देखो बच्चा, ये 0 से ज्वाइन कर रखा है तो ये तो नहीं है क्योंकि इंटरसेप्ट तो आपका आया है। ठीक है। फिर देखो ये लाइन तो कभी बनती ही नहीं है,
और नेगेटिव स्लोप आपका है नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर बना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए आते हैं। आपको यहीं से ना y इक्वल टू mx प्लस सी की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब ई सेल जो होती है ना वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड नहीं करती है किसी भी मास पे, किसी भी स्पीशी के मास पे इट डजंट डिपेंड, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती ई सेल, जो आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल होता है। ठीक है, लेकिन जो डेल्टा जी होता है ना वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ स्पीशी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो रिएक्शन लिखो पहले, एल्यूमिनियम +3 से जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 फैराडे आपको चाहिए, तो ये रहा आपका 3 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट, द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बच्चा? जो ये ना एक्चुअली कांस्टेंट रहता है फॉर अ सेल, जो सेल कांस्टेंट है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सेल। ठीक है, जो कंडक्टिविटी सेल होते हैं, कंडक्टिविटी के लिए सेल कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट, व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। अब बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो लेड सल्फेट एनोड है वो रिड्यूस होता है लेड में। चार्जिंग की रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, डिस्चार्जिंग की नहीं। मैंने कहा था जो रिएक्शंस गिवन होती है एनसीईआरटी में जो मैंने करवाई है वो डिस्चार्जिंग की है, चार्जिंग के लिए उसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको दे रखे हैं कैथोड एनोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 21 इज इंपॉर्टेंट, conductivity of electrolytic solution depends on nature of electrolyte and concentration of electrolyte। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वो डिपेंड करता है बच्चा इलेक्ट्रोलाइट की नेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का, ठीक है, बाय यूजिंग प्लैटिनम यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा बच्चा? एक तो कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, रिएक्शन देख लो कैसे, कॉपर सल्फेट कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में डिसोसिएट होगा। ठीक है ना, अब क्योंकि एक्वा सोल्यूशन आपको दे रखा है तो वाटर का भी डिसोसिएशन होगा 2H+ एंड O2 नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, अब एनोड पे ना ये 2O2 नेगेटिव आयंस जाएंगे ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैथोड पे जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि रिडक्शन होगा ना उसका, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पर और ऑक्सीजन डिपॉजिट हुई एनोड पर। ठीक है, अब देखो अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो क्या होगा? कैथोड पर तो वही रिएक्शन होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू कॉपर, लेकिन एनोड पे क्या होगा? जो कॉपर है ना वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया? कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड। एनोड पे डिसॉल्वेशन होता है, ठीक है ना, एनोड पे डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, 26 क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कोई आयनिक सॉल्यूशन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41 इज इंपॉर्टेंट, solutions of two electrolytes A and B are diluted. Molar conductivity of B increases 1.5 times while that of A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? ठीक है, ये आपका PYQ में भी आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपको पता है डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली, है ना, इवन ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशंस। इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है इस तरह के सॉल्यूशंस की वो ऑलमोस्ट सेम रहती है डाइल्यूशन करने पर भी। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट बी है ना वो स्ट्रोंगर है ए से, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डाइल्यूशन करने पर भी सेम रह गए। ठीक है, बट ओनली इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए जो मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीज कर रही है ओनली 1.5 टाइम्स, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसको और डिसोसिएशन की जरूरत नहीं है। तो जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी ना वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है। समझ में आया बच्चा? चलो, 46 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट,
राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल में रिएक्शन लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत ईजी है। और ई सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जिंक प्लस टू आयन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन होती है डैनियल सेल के लिए। अगर जिंक प्लस टू की कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो ई नोट सेल है, जो ई सेल है, वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, इट विल डिक्रीज। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, PYQ का क्वेश्चन है ये भी आपका, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन इन अ गैल्वेनिक सेल एंड द EMF ऑफ अ सेल। आपको पता है ये रिलेशन होता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, है ना। व्हेन विल द मैक्सिमम वर्क बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, कब आप मैक्सिमम वर्क ले पाओगे गैल्वेनिक सेल से, कब होगा, ऐसा कब हो सकता है बच्चा। देखो पूरा आपको बताती हूँ पढ़ के कि कैसे हमें आंसर को अटेम्प्ट करना होता है लॉन्ग क्वेश्चंस को। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, ठीक है, उस केस में ई सेल ई नोट सेल के इक्वल हो जाता है और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल होता है। ठीक है, अब इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली। द रिवर्सिबली वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी, यानी कि इस रिलेशन से ही हम लोग मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल से। आया समझ में बच्चा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के NCERT एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। आपको पता है कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है आपके केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर। इसका रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन को चेंज करना। Question number 2 is important. In the presence of catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction remains unchanged. उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। Question number 3 is important. Activation energy of a chemical reaction can be determined by determining the rate constant at two temperatures by using this relation. आपको पता है टू टेम्परेचर्स का रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दैट इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना E1 प्लस E2, ठीक है, वो आपका ज़्यादा स्टेबल मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज लेस स्टेबल, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, दैट्स वाई। It means option A is the correct one. This is important. According to Arrhenius equation, rate constant K is equal to A e to the power minus E upon RT. Which of the following options represents the graph of natural log K versus 1 upon T? ठीक है, कौन सा ग्राफ आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। आपके पास रिलेशन होता है K इज इक्वल टू A e to the power माइनस E अपॉन RT। ठीक है, फिर आप लोग क्या करते हो, नेचुरल लॉग लेते हो इस इक्वेशन का। ठीक है, आपका ये रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना y इजिकल टू mx प्लस सी का जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसकी टर्म्स में इसको लिख लो। तो y हो गया नेचुरल लॉग के और x हो गया आपका 1/t, उसी के रिस्पेक्ट में दे रखा है आपको। देखो सभी के सभी ग्राफ्स में वही दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखो स्लोप क्या आया, नेगेटिव, दैट इज माइनस E a अपॉन r। तो नेगेटिव स्लोप कहाँ दिख रहा है आपको, नेगेटिव स्लोप तो आपको सिर्फ a के अंदर दिख रहा है, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, और देखो आपका इंटरसेप्ट भी है लॉन ए, तो वो 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द अरेनियस इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, आपसे पूछा है, एक्चुअली इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है, विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो बच्चा ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब देखो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, e टू द पावर माइनस E a के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। ठीक है, और e टू द पावर माइनस 1/t के, ठीक है, यानी कि e टू द पावर t के। समझ में आया, जिसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कैसे कैसे, जैसे जैसे आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, क्योंकि ये माइनस में है ना आपका ये वाला रिलेशन, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है और रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर
टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है यहाँ पे बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है, आपको उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखो आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पर कि जो ब्रोमाइड है, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। ये ब्रोमेट है, ये आपका एज इट इज़ आएगा, और आपका ये 6H+ है, ठीक है, तो ये हो गया -1/6, ठीक है। फिर दे रखा है आपका ये 1/3 हो जाएगा प्लस में, और ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी लिक्विड है तो लिक्विड के तो हम 1 ही लेते हैं, इसको हम लेंगे नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे हम लोग। अब देखो आपको दे रखा है यहाँ पे रिलेशन ब्रोमाइड और H+ के रिस्पेक्ट में खाली, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको लेना ही नहीं है, आपको ये ब्रोमाइड लेना है और आपको ये वाला H+ लेना है बस। तो देखो कैसे लिखोगे, ये हो गया 1/5 और ये हो गया आपका 1/6, तो जो 5 को ऊपर ले जाओ तो 5/6 आ जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो बच्चा, आपको जो ये रिलेशन, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपका कि रिएक्टेंट आपका यहाँ पर है और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर है, जबकि इन दोनों केसेस में अलग है कि रिएक्टेंट तो यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे दोनों दोनों इक्वल हैं। तो बच्चे जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, तो आपका ये वाला ग्राफ बनता है। क्यों, यहाँ पढ़िए, बड़ा अच्छे से आपको बता रखा है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, है ना, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इसीलिए देखो ना यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इस केस में क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। ये तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस हो गया। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं कि अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ए को कांस्टेंट रखकर, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया तो होगा क्या, ऑब्वियसली वो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, विद 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो ट्वाइस हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होती है इतने सेकंड के अंदर। आपसे कह रहा है कि कितना टाइम लेगा 100% कंप्लीशन के लिए बच्चा। कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 100% कंप्लीट होती ही नहीं है, ठीक है, तो इट इज इनफाइनाइट, ठीक है, वो कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। और आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करने लग जाओगे बच्चा, यूज योर माइंड, ठीक है, यूज योर ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखी है। Concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant and rates were measured। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको पूरा डेटा दे रखा है, आपको इसके अकॉर्डिंग ना आपको आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है एक्चुअली, यानी कि आपको सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाओगे अलग अलग, ठीक है। देखो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन तो ये बन गई, ठीक है ना। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन ये रही और सेकंड एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन ये रही, ठीक है ना। उसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने से वहां पे अपना वाई का ऑर्डर आ गया, जो आएगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वाई का आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वाई यानी कि बी के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर आया वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चाहो तो फुल सॉल्यूशन देख लो। फिर एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 की रिएक्शन को डिवाइड किया तो आपका जो एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया दैट इज 1। इन एनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्या होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में बच्चा, ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व होती है ना, फॉर द रेडिटरमाइनिंग स्टेप, एंड जो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी होता है दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड आर इक्वल टू 1, यानी कि ए एंड बी आर द करेक्ट वन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है, एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए। देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अरनेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका, ठीक है, हमने निकाला था यहाँ से, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से रिलेशन निकाला था, ठीक है, ये वाला, ओके, ये वाला भी। अब देखो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बच्चा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है ना, वो होती है
कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ आर नॉट यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में हमने लिख लिया। अब y तो कंसेंट्रेशन है और x है आपका टाइम, तो स्लोप क्या है माइनस के यानी कि नेगेटिव स्लोप है, तो यानी कि यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि स्लोप भी इंटरसेप्ट भी आपको दे रखा है तो ऑब्वियसली वो जीरो तो है ही नहीं, वैसे भी नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ग्राफ तो आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने क्या देखा कि जब आपने रेट को प्रोपोर्शनल किया तो टी की पावर 0 के प्रोपोर्शनल आया, यानी कि वो 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि वो आपका इस तरह का ग्राफ आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए और डी वाला जो ग्राफ था वो आपके लिए करेक्ट वाला ग्राफ था। वैसे इस सेकंड वाले ऑप्शन के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला आपका ग्राफ मुझे लगता नहीं है आपको एग्जाम में आ सकता है, कभी भी कभी आया भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपसे पूछा है तो उसमें आपका ए और डी ये वाला ग्राफ बनता है। कैसे निकालते हो, आपके इंटीग्रेट रेट इक्वेशन से, ठीक है। इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है ना, उसमें जो आपका स्लोप है, सॉरी इंटरसेप्ट, वो जीरो आता है और स्लोप आता है आपका ये वाला, यानी कि पॉजिटिव स्लोप आता है। तो जीरो होने की वजह से क्या होगा, वो आपका इस तरह का ग्राफ आपको देगा, ठीक है। और देखो सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, आप ये वाला रिलेशन लोगे, ठीक है, इस तरह से। और जब इसको आप बनाओगे हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो इसलिए जो उसका ग्राफ है वो इंडिपेंडेंट ग्राफ आएगा। तो मैं दोनों ग्राफ दिखाती हूँ आपको। जो इंडिपेंडेंसी वाला ग्राफ है वो तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। और जो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ आया था आपका, जिसमें कि आपका इंटरसेप्ट 0 था, तो उसके लिए आपका ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि ये तो नेगेटिव स्लोप के लिए है जो हमारा नहीं बन रहा है। ये आपका आ रहा है एक पैराबोला टाइप, है ना, आपका ये कर्व्ड स्लोप आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, उसका क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप ये करते हो ना, एसीटेट है आपका, एस्टेरिफिकेशन करते हो। एस्टेरिफिकेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है तो अनलिमिटेड ऐड किया जाता है, कोई लिमिट तो होती नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स की, यानी कि वो एक्सेस में होता है। तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को हम वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है, जबकि होनी कौन सी चाहिए थी, बायोमोलिकुलर। लेकिन ये एक्सेस में होता है वाटर, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। Now this question is important. In a reaction if the concentration of reactant A is tripled, the rate of the reaction becomes 27 times. What is the order of the reaction? देखो ना, ट्रिपल की 27 टाइम्स हो गई, यानी कि R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं A को 3 टाइम्स कर दूं तो R क्या हो रहा है 27 टाइम्स। तो लिखो जरा उसको, 27 टाइम्स R इज इक्वल टू 3A, ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे इन दोनों को, तो आप क्या पाओगे कि आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है बच्चा, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि इस ग्राफ के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऑर्डर कैसे पता करोगे, आप यूनिट से, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे A to B का एक प्लॉट दे रखा है, इक्वेशन का ग्राफ दे रखा है। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ग्राफ है, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है स्लोप क्या होगा, तो स्लोप तो नेगेटिव है, यानी कि माइनस के, ठीक है। फिर पूछिए यूनिट, जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। This question is important. All energetically effective collisions do not result in a chemical change. ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि पता है आपका मोलिकुलरिटी, आपको जैसे कि पता है कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मोलिकुलरिटी आपकी 2 या 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ केमिकल चेंज नहीं हो पाता है। ओके, ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे रखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको इसी तरह से इस आंसर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
अब देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, आपको पता है। एक आपका एस्टेरिफिकेशन होता है, एक आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर का रिएक्शन होता है। दोनों में ही वाटर को लिया जाता है, जो कि आपका क्या होता है, एक्सेस में होता है। और बाय मोलिकुलर रिएक्शन होते होते यूनिमोलिकुलर हो जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन टू यू। आपको सिंपल एटॉमिक नंबर पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। अब देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्योंकि एक नोबल गैस है। 3d5 मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका 23। ये है आपकी +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रखा है। समझना बात को। तो यार 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो उसके अंदर, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 26। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 26 किसका होता है, आयरन का होता है। और आपसे सिंपल एटॉमिक नंबर पूछा है, तो दैट इज 26। समझ में आ गया, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड, यानी कि जब +2 में है कॉपर तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर जब +1 में होता है तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कौन सा करेक्ट है, यानी कि स्टेबल कब है, वो +2 में है कि +3 में स्टेबल है। तो बच्चा की जैसे आपको पता है 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है आपकी कॉपर +2 की। ठीक है ना। अब क्योंकि क्या होता है बच्चा, कॉपर ना +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कॉपर +1 की जगह। ऐसा क्यों होता है, आपको दिख रहा है कि कॉपर +1 जो है वो 3d10 में, तो 3d10 आपको दिख रहा होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, लेकिन 3d9 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी कॉपर +2 ही स्टेबल है। क्यों बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है कॉपर +2 का, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए आपका कॉपर +2 इज मोर स्टेबल 3d9 में होने के बावजूद भी, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, क्योंकि आप 3d10 को देखते क्या करोगे, इट इज मोर स्टेबल, आप इसको टिक करके आ जाओगे। जबकि नहीं, कॉपर ऑलवेज +2 में ही स्टेबल होता है। आपने जब भी स्ट्रक्चर बने हुए देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, CuCl2 देखा होगा, है ना। आपने CuO देखा होगा, क्योंकि -2 में है और ये +2 में है। तो कॉपर ऑलवेज +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चा। ठीक है, एक इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने के लिए मिलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड सोल्ट बनाते हैं, क्योंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है। तो बड़ा इजी है, आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सेंट्रल एटम का। ठीक है, और उसका फिर देखिए वो अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो ऑब्वियसली वो क्या है, आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4, अगर हम H2SO4 जो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें अगर KMnO4 का थोड़ा सा अमाउंट अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो एक ग्रीन कलर की ऑयली लेयर बन जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। आपको वो कॉम्पाउंड बताना है इन चारों में से कौन सा कॉम्पाउंड है। तो बच्चा वो होता है आपका Mn2O7। एक रिएक्शन होती है आपकी KMnO4 की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, जिसकी वजह से आपका बनता है Mn2O7। ये ग्रीन कलर की ऑयली लेयर होती है, जो कि बहुत हाईली एक्सप्लोसिव होती है इन नेचर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर, यानी कि उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जबकि जिंक को लगानी पड़ती है बच्चा, क्योंकि इसका तो फुल्ली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, दैट्स वाई। ठीक है, क्रोमियम के पास D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिंक के पास D10 होता है, दैट्स वाई। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वाई। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग करते हैं, है ना, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड जब फॉर्म कर लेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ना उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, now this question is also important, when copper +2 ion is treated with potassium iodide a white precipitate is formed, explain the reaction with the help of chemical reaction। simple chemical reaction लिखनी थी white ppt formation की, जो कि आपका है Cu2I2। जब कॉपर +2 की रिएक्शन करोगे आयोडाइड के साथ, तो आपको मिलेगा Cu2I2, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और ये आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है,
अब देखो ये क्वेश्चन, आउट ऑफ CO2 Cl2 एंड CuCl2 विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। ठीक है, अब देखो बेटा कौन स्टेबल है, आपका CuCl2 स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपको पहले ही बताया था। CO2 Cl2 के अंदर यहाँ पे कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जबकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 में ही कॉपर आपका स्टेबल होता है, इसीलिए ऐसा होता है बच्चा। दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन ऑक्सीजन, फिर भी जो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है स्टेबलाइज करने की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऑक्सीजन ही शो करता है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन ना मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है मेटल्स के साथ, जबकि फ्लोरीन नहीं बना सकता मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, इसलिए जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू गेट स्टेबलाइज्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट इज मोर देन फ्लोरीन। किस लिए? क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है मेटल्स के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D एंड हैफनियम बिलोंग्स टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। क्यों बेटा? क्योंकि इनका ना सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, और एक लेंथर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका लेंथर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज सिमिलर हो जाता है, दैट्स व्हाई इट दे आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, इस वजह से ऐसा होता है बच्चा। ठीक है, this question is also important. Explain why does color of KMnO4 disappear when oxalic acid is added to its solution in acidic medium। आपका प्रैक्टिकल होता है ना टाइट्रेशन का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर को बिलोंग करता है। जब ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, और KMnO4 को उसमें ऐड किया गया, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड क्या है, एक एसिडिक एसिड है, उसमें एसिड को ऐड करते हो आप, H2SO4 को ऐड करते हो ना, ठीक है ना। अब फिर उसमें KMnO4 को आपने ऐड किया तो क्या होगा, कलर डिसअपियर हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि MnO4 नेगेटिव आयन का रिडक्शन होता है Mn+2 के अंदर। ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें आपने ऐड किया अपने KMnO4 में, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड में आपने ऐड किया, तो आपको मिलेगा कलरलेस Mn+2, जो कि रिडक्शन हुआ है आपका MnO4 नेगेटिव का, इसीलिए आपका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, this question is also important. The second and third rows of transition elements resemble each other much more. They resemble the first row, यानी कि 3D के बजाय 4D 5D सीरीज ज्यादा अपने आप को अपने आप में आपस में रिजेंबल करती हैं। ऐसा क्यों बेटा? लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनके एटॉमिक रेडियाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, इसीलिए वो दूसरे को ज्यादा रिजेंबल करती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपका फर्स्ट आपसे पूछा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3, इनमें आपको एक्सप्लेन करना है लेंथिनर कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आपका साइज डिक्रीज करेगा ना, वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से Lu2O3 ज्यादा आयनिक हो गया और Lu2O3 आपका मोर कोवेलेंट हो गया। ठीक है, यह है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। फिर पूछा है ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसोल्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है, फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। आपसे ऑक्सोसोल्ट का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा ना बेटा, वैसे वैसे ऑक्सोसोल्ट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेटा ये इंक्रीज करती है आपके साइज डिक्रीज करने के साथ। जैसे जैसे लैंथेनॉइड की सीरीज की साइज डिक्रीज करेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं ड्यू टू आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रेंड्स इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स में, बेटा वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इंक्रीजेस। समझ में आ गया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पे ये बेटा एंड होते हैं हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में यही आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय कॉपर +2 आयंस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, आपको log k की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे,
ठीक है, आपको पूछा है कि कॉपर +2 की कौन सी यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं कौन सी स्टेबल है, यानी कि कौन सी रिएक्शन स्टेबल है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो देखो बेटा, जितनी ज्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी log k की, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है। तो देखो किसकी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, आपके बी की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये आपकी सबसे अच्छी ट्रिक है लर्न करने की, कि जितने ज्यादा log k की वैल्यू उतनी ही ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट बेटा। कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये हमें पता है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये 3 ऑर्डर यहाँ पे 4 ऑर्डर आपको यहाँ पे दे रखे हैं 3 कॉम्प्लेक्सेस के, और पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ का। तो बच्चों देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्सेस को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इसे अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो कैसे बच्चा, आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है ना, आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यानी कि जो एनर्जी है वो आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। समझ में आ गए, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बाद अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि वो उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा ऑफ द वेवलेंथ। समझ में आया। जैसे जैसे आपका सेपरेशन इंक्रीज होता है, यानी कि जो एनर्जी है सेपरेशन की वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है बेटा। ओके, तो देखो बच्चा, आप कैसे पता लगाओगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एनर्जी का ऑर्डर क्या है। बच्चा, आपके लिगेंड के बेस पे जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उतनी ही ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो 3 लिगेंड आपको गिवन है, अमोनिया, साइनाइड एंड वाटर। आपको पता है साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उससे कम होता है अमोनिया और उससे कम होता है आपका वाटर। तो ये हो गया आपका ऑर्डर साइनाइड, ठीक है, देन आपका अमोनिया, देन आपका वाटर। दिस इज द ऑर्डर फॉर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बस इसका रिवर्स ऑर्डर होगा आपका। समझ में आया आपको, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, है ना। सबसे ज्यादा हो गया वाटर का वेवलेंथ, उससे कम हो गया अमोनिया की वेवलेंथ, और सबसे कम हो गई आपकी साइनाइड की वेवलेंथ, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, तो जो आपको मिल गया। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूछा है कि कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशी है ऑन द बेसिस ऑफ चिलेट इफेक्ट। तो पहले भी आपको अपनी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो चिलेट रिंग है वो इन सभी लिगेंड्स में से ओनली आपका जो ऑक्सलेट है वो फॉर्म करता है, चिलेट रिंग। तो जितना ज्यादा अच्छी चिलेट रिंग बनेगी उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, फिर आपका कौन है जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जहां पे आपके 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। अब आपको दिख रहे हैं कि 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स तो मेरे सभी में दिए हुए हैं मैम, ठीक है, इसको छोड़कर तो ये तो नहीं करेगा, बाकी तीनों में से कौन करेगा। तो बच्चा ये वही करता है जहां पे आपका A4B2 टाइप का अरेंजमेंट होता है, A4B2 टाइप का। तो A4B2 टाइप कहाँ दिख रहा है आपको, ओनली ए कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है, तो बस वही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा आफ्टर ऑल। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल CFAC की। ठीक है ना, आपको टेट्राहेड्रल के लिए निकालनी है, तो बस डेल्टा ओ की जगह लिख दीजिए 18,000। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 8,000। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, पूछे कौन सा आइसोमेरिज्म है। देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि COSO4, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो देर इज नो आइसोमेरिज्म। फिर देखो यहाँ पे ना आपका क्या किया, जो बाहर का जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो चेंज कर दिया। तो ऐसा तो कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं जिसमें ऐसा होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, देर इज नो आइसोमेरिज्म। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी स्पीशी है इन चारों में से जो कि लीगेंड नहीं हो सकती। तो बेटा, लीगेंड होने के लिए ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होना चाहिए, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी नहीं हो सकती। तो देखो, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहाँ डोनेट करेगा, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी
अ लिगेंड। नाउ दिस क्वेश्चन, कौन सा आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है इस और इस कॉम्प्लेक्स में? तो देखो बेटा, क्रोमियम तो एज इट इज है, बस जो वाटर और Cl है H2O और Cl में ही चेंजेस हो रहे हैं। इट मीन्स आपका ये होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपके जो आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, वहीं पर ही चेंजेस देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए, आपको आईयूपीएसी नेम बताना है इसका, तो आपका आईयूपीएसी नेम होगा डायअमाइन। ठीक है, क्लोरिडो नाइट्राइटो, जो कि आपका अटैच है किससे, आपका ये एन प्लेटिनम। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ गया। आपको ये सारे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और पूछा कि कौन में डायमैग्नेटिक है, तो आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक कैसे पता करोगे? सबसे पहले हर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, फिर उसका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो। ठीक है ना, फिर देखो कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर मीन्स कैसे होगा? जब आपके सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, तो देखो ना, आपके चारों चारों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कभी कभी क्या होती है, पेयरिंग तो होती है, लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि डायमैग्नेटिक कौन है, तो यहाँ पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होना चाहिए। फिर देख लेते हैं एक बार। देखो, आपको जो कोबाल्ट NH3 ये वाला जो है, ये देखो दिखा रखा है, ये सारे आपके पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। फिर दिखा रखा है आपका Fe वाला, ये फिर दिखा रखा है आपका ये Mn वाला, मैग्नीज वाला, देखो यहाँ पे आपके अनपेयर्ड रह गए। ठीक है ना, तो ये तो आपका अनपेयर्ड हो गया, रह गया, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है, फिर देखो आपका Fe वाला है, ये रहा, ये देखो, ये सारे आपके पेयर्ड है, तो इट मीन्स इट इज डायमैग्नेटिक। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये अनपेयर्ड रह गया, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो इस हिसाब से होगा, यानी कि अगर वो सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके वो वाले लिगेंड लिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो पेयर्ड होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आ सकता है कि आपको इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? देखो बेटा, आपको पता है, जो एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक होता है यहाँ पे बाहर आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना, तो अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ आयन्स होते हैं जब आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। समझ में आ गए? अब एक तो ये काउंट होता है, और बाहर कितने आपके आयोनाइजेशन स्फीयर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कितना आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो जरा फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखो आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ पे आपका हो गया 1। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक 1 हो गया और एक 1 ये हो गया, तो ये हो गया 2। अभी देखो ये 1 हो गया और आपका ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है ना, अब देखो ये हो गया आपका 1 और 2 यानी कि 3। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स आपके बनते हैं ना, उतना ज्यादा कंडक्शन भी होता है बेटा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर लोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा हो गया इसका, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CFT, कोबाल्ट थर्ड फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स with weak field ligands, whereas it forms diamagnetic octahedral complex with strong field ligand. Obviously, एक तो आप इसको किसी एग्जांपल से प्रूव करके दिखा दो, और दूसरी बात रीजन क्या दोगे, क्योंकि वो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बना के शो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके CFT के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देना है, तो आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे सकते हो इनका इस तरह से, है ना। पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, फिर डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके हिसाब से इनकी स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG में, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं आपको सभी, है ना, 6 लिगेंड्स हैं इनके पास। तो अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, जैसे यहां पर है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये भी पूरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है आपको कि यूजिंग CFT ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद सेंट्रल मेटल एटम, डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, सब कुछ निकाल के देना है। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डी ऑर्बिटल का, फिर लिगेंड देखो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो उसकी स्प्लिटिंग कराओ,
ठीक है, जिसमें कि पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई तो अनपेयर्ड रह गया, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। फिर आप निकालोगे मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, तो बस 4 आपका एन आ गया। फॉर्मूला में पुट करिए स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 2, तो आपका आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट, और यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन BM। ठीक है, सबका इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से। तो बच्चे यहाँ पे एंड होती है हमारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर एंड होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपको ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट करने के लिए बोला है इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो पता ही है आपको कि टर्जरी अल्कोहल बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे टर्जरी अल्कोहल जो दिखाई दे रहा है आपको वो है आपको डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि टर्जरी अल्कोहल्स देते हैं आपकी मोस्ट क्विकली टर्बिडिटी देते हैं व्हाइट PPT, सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं 10 मिनट्स में, और टर्जरी अल्कोहल्स देते ही नहीं है एट रूम टेम्परेचर। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई वाई। ठीक है ना, अब देखो एनिलीन से रिएक्शन कराइए, सैंड में रिएक्शन दिख रही है आपको सामने के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए टोल्विन रिएक्शन कर रहा है हेलोजन के साथ। ठीक है, यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है FeCl3 की प्रेजेंस में। तो कौन सी रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ऑब्वियसली वो होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Which of the following is halogen exchange reaction? Obviously Finkelstein and Schwarz reaction होती है, तो ये आपको दिख रही है आपकी Finkelstein reaction, this is halogen exchange reaction. Now this question, what is A in the following reaction? आपको प्रोडक्ट आपको बताना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, HCl मीन्स आपको मार्कोनिकॉफ रिएक्शन दे रखी है, तो हाइड्रोजन जाएगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, और क्लोराइड जाएगा आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड को ना आराम से बना सकते हो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है ना, यानी कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब आयोडोबेंजीन बनाते हैं ना तो आपका बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है, यानी कि वापस से ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है, जैसे कि आपका HiO3 या फिर HNO3, इनको ऐड किया जाता है। तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाती है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्थो पैरा में से सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों? ऑब्वियसली पैरा का होगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Very important question, haloarenes are less reactive than haloalkanes and haloalkenes. Why? ठीक है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है ना हेलोअरीन्स में और हेलोएल्कीन्स में, ठीक है, उनके पास कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना बेटा, ये बॉन्ड को स्ट्रेथन करता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से हेलोअरीन्स और हेलोएल्कीन्स आपके लेस रिएक्टिव हो जाते हैं हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कौन? हेलो अरीन्स और हेलो अल्कीन्स। ठीक है, किस वजह से? इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज वेरी लो? बेटा इस एल्केन की वजह से, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सेकेंड रीजन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, that's why. This question is very important. Why is it necessary to avoid even traces of moisture during the use of Grignard reagent? बेटा क्योंकि ये ना हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से। दैट्स वाई टू अवॉइड दिस फॉर्मेशन है ना, वी यूज Grignard reagent in anhydrous conditions. This question is very important. Write a test to detect the presence of double bond in a molecule. एक होता है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, कैसे करते हो? ब्रोमीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास अगर है तो उसे आपका जो कंपाउंड आपको गिवन है अनसैचुरेटेड, उसमें ऐड कीजिए। आपको ऑरेंज कलर का जो ब्रोमीन होता है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन का जो ऑरेंज कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है।
और कलरलेस हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसके अंदर, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, यानी कि वो अनसैचुरेटेड है अगर कलर चेंज हो रहा है तो, ठीक है ना, अगर कलरलेस हो रहा है तो। सेकेंड है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ये एल्किलाइन सोल्यूशन केमेनोफोर का होता है जो ऐड किया जाता है आपके अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर। तो जो इसका पिंक कलर होता है ना बेयर्स रिएजेंट का, वो डिसअपियर हो जाता है। अगर वो डिसअपियर हो गया है मीन्स कलरलेस हो गया है तो इट मीन्स वहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कौन कौन से टेस्ट हो गए, एक हो गया आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक हो गया आपका बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आर अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन अल्काइल हैलाइड्स। बेटा क्यों होता है, जब भी आपका एरोमेटिक हैलाइड रिएक्शन करता है ना तो क्या होता है उसमें ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या करता है, बॉन्ड को स्ट्रेथन करता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से अपकमिंग जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए इजी नहीं होता बॉन्ड को ब्रेक करना। फिर हम इसे इनहेंस कैसे करते हैं, इसको रिएक्ट कराने के लिए हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, हमें इंड्यूस कराते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है ना। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई प्रेशर आप देते हो तब जाके ये रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का। ओके, इनको आप कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। चलिए बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, monochlorogenation of toluene in sunlight followed by hydrolysis with aqueous NaOH yields। आपको रिएक्शन लिखनी होती है, टोल्विन है आपका, इसका मोनोक्लोरिनेशन मीन्स क्लोरिनेशन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा आपको पता है, जब मोनोक्लोरिनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन जाता है, एक क्लोरीन ऐड होता है, तो ये आपका बन गया CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि आपको हाइड्रोलिसिस करना है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली जब NaOH है तो NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा और NaCl निकल जाएगा और यहाँ लग जाएगा OH, तो सिंपल है आपका बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता है ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो टर्जरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी दिस इज द ऑर्डर, यानी कि टर्जरी इज द मोर रिएक्टिव, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन आपसे पूछा है कि आपको ये दे रखा है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनल, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप, PCC सिंपल है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करके डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है आपको उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली पता है जब हैलोजन जाएगा तो OH आएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन के बिना आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए आप कैसे किस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे बेटा, जो वीकेस्ट एसिड होते हैं ना वो ही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करते हैं। आई एम रिपीटिंग, जो वीक एसिड्स होते हैं वही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ROH एक एसिड है तो आपका RO नेगेटिव यानी कि H+ को रिमूव करके आपका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब जो ये वाटर है वो एक एसिड है, ठीक है ना, H+ को रिमूव करके OH नेगेटिव यानी कि कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो इथेनॉल है वो अपने H+ को रिमूव करके आपका फिनॉक्साइड, अच्छा फिनॉल है ये, तो फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा। और जो ये ग्रुप आपको दिख रहा है दैट इज इट इज मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। मेटानाइट्रोफिनॉल जब आपका H+ यहाँ से डोनेट करेगा तो आपका ये एक फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया जो कि कॉन्जुगेट बेस है। अब देखो इन चारों में से कौन सा है जो वीक एसिड है, तो बेटा वो है आपका सिंपल अल्कोहल, इट इज द वीक एसिड, ठीक है। तो यही आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें काफी दिमाग आप लगाओगे, बहुत लॉजिक आप लगाओगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। अब देखो जो इथेनॉल है, ठीक है ना, सबसे पहले बात एसिडिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम क्या क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, मिथाइल लगा हुआ है,
ये सिंपल इथेनॉल है। आपको पता है जहां पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करता है। जहां ये लग गया वहां एसिडिटी को इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो बस वही आपका क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया। समझ रहे हो ना। तो फिनॉल किससे लीस्ट एसिडिक है, नाइट्रो वाले ग्रुप से, क्योंकि नाइट्रो ने ज्यादा एसिडिक बनाया हुआ है। तो इससे कम एसिडिक कौन होगा, आपका फिनॉल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है विच इज द मोस्ट एसिडिक, तो बस वही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। यहाँ देखिए बेंजाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल एंड मेटाक्लोरोफिनॉल। अब देखो जो क्लोरो है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो ग्रुप है क्लोरो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो इसलिए वो भी आपका क्या हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। दैट्स वाई वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं कि डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका लग गया है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लग गए तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं क्योंकि वो डोनेट करते हैं। तो देखो आपके जो नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये भी डोनेट विड्रॉइंग है, ये भी डोनेटिंग है। तो इनकी पोजीशंस के हिसाब से आप आंसर देखोगे कौन सा आपका आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है इट इज मोर एसिडिक। ठीक है, फिर आपका आएगा नंबर 4 मेटानाइट्रो, दोनों नाइट्रो वाले पहले ही आएंगे ना। ठीक है, फिर फर्स्ट जो सिंपल फिनोल है, इसके बाद देखो जो दोनों डोनर ग्रुप्स है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, दैट इज योर आपका फिफ्थ वाला, यानी कि थर्ड वाला आपका हो गया उससे पहले, और पैरा वाला सबसे आपका लीस्ट में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स। हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि क्रोमिक एसिड इन एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है ना, एक आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया, एक आपका इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन अगर आप हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हो एल्डिहाइड्स के अंदर। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यूज होता है अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, देन आपका हो गया साइज ऑफ एन अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी में आपका डिक्रीज या इंक्रीज आता है। ठीक है, व्हाट इज डी नेचर्ड अल्कोहल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। जो अल्कोहल आपके हम लोग यूज करते हैं ना अल्कोहलिक लिकर्स में उनके मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, उसका ना कॉन्टिन्यूस डैमेज, जो उसका यूज है वो कॉन्टिन्यूस डैमेज क्रिएट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। ठीक है, देयरफॉर टू रिफ्रेन द पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल हैवी एक्साइज ड्यूटी इज levied on the sale of alcoholic beverages, we all know, but it is used in various industries as it is a very good solvent. Therefore industrial alcohol must be cheap. Thus, to provide cheaper alcohol to industries and to retain people from drinking alcohol, it is mixed with some copper sulfate, pyridine, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन। ठीक है, दिस जो ये आपने जो मिक्सिंग किया ना ये अल्कोहल को अनफिट बनाता है फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं डी नेचर्ड अल्कोहल, यानी कि मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल with acetone, methyl alcohol, copper sulfate, pyridine makes it denatured alcohol. Important question. Now देखिए out of 2 chloroethanol and ethanol which is more acidic and why? बेटा क्लोरो ग्रुप लग गया है ना, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स और माइनस आई इफेक्ट भी क्रिएट करता है, इसी वजह से इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, कन्वर्जन करनी है इथेनॉल की टू इथेनल, अल्कोहल की एल्डिहाइड में कन्वर्जन करनी है, वही है आपके पास पीसीसी, यू कैन यूज। ठीक है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, अभी बताया था आपका एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी यूज्ड। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन वोलेटाइल है। तो बेटा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और पैरा में क्या है, सिमेट्रिकल नेचर है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई लगता है, जल्दी से वोलेटाइल नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन बी इजिली वोलेटाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद वाटर। सिंपल है, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ल्यूक वार्म वाटर की हेल्प से आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं।
अब देखो प्रोपेन 2 ऑन कीटोन है आपके पास, उसे टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सिंपल है, आपको ऐड करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबसे पहले रिएक्शन कराई आपने, OMgBr बना, फिर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपका आ जाएगा H+ वहां पर, तो आपका बन जाएगा टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल। This question is important. In Kolbe's reaction, instead of phenol, phenoxide ion is treated with carbon dioxide. Why? ये रिएक्शन पूरी आपको पता है ना? यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन है उसी की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ना कि फिनोल की कराते हैं। ऐसा क्यों बेटा? In phenoxide ion, the ability to give lone pair of electrons to the benzene ring is more. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, जबकि फिनोल नहीं रखता। ठीक है, therefore the reactivity of phenoxide ion towards electrophilic substitution reaction is more in comparison to phenol. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो दिखाता है आपका फिनोक्साइड आयन। ठीक है, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन इज बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे फॉर्म होता है सिंपल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसाइलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना ही आना है एग्जाम के अंदर, कि ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस इन विच एन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, डाई टर्जरी ब्यूटाइल ईथर कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। वाई? क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते बच्चा? क्योंकि एल्कोक्साइड जो हमारे बनते हैं यहाँ पे, दोज आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, यानी कि वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, और वो टर्जरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी को रखते हैं, जिसकी वजह से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे, प्राइमरी हैलाइड्स को रखते हैं, ताकि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो बच्चा ये थे हमारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आपकी। ठीक है, दैट इज बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? बच्चा न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन या तो एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, वहां पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखो किसमें आपको नहीं दिख रही है, आपको इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजिल्डिहाइड। अब देखो ये तो कीटोन है और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली आपका फेलिंग सोल्यूशन ना तो कीटोन से रिएक्ट करता है और ना ही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, आपको पता है इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो जिसके पास होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये रहा, तो दिस विल नॉट रिएक्ट। ये देखिए आपको एल्डिहाइड दे दिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक्वस KOH है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, साफ साफ दिख रहा है कैनिजारो रिएक्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक आपका बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, है ना, पोटेशियम बेंजोइड बन रहा है, और एक आपका बनेगा यहाँ पे अल्कोहल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। ठीक है बेटा, आइडोफोम टेस्ट इज द वेरी बेस्ट टेस्ट टू टेस्ट दिस वन। क्यों? क्योंकि बेटा आइडोफोम टेस्ट के लिए आपके पास है मिथाइल कीटोन होना चाहिए, COCH3 ग्रुप। ठीक है, अब देखो पेंटेन 2 ऑन तो ये है, यहाँ पे COCH3 ग्रुप है, लेकिन पेंटेन 3 ऑन देखो यहाँ पे COCH3 ग्रुप है ही नहीं, CO तो है, CH3 है ही नहीं उसके साथ, तो इसलिए ये आपका येलो PPT नहीं देगा आइडोफोम टेस्ट के लिए। ठीक है ना, जबकि ये देगा, तो दिस विल रिएक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो बच्चा देखो आपको यहाँ पे फ्लोरीन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा तो यही हो गया। इसके बाद हो गया क्लोरीन, ठीक है, उससे कम कौन सा हो गया आपका फिनाइल ग्रुप, उससे कम हो गया आपका मिथाइल, ठीक है, और सबसे कम हो गया आपका फिनॉल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे कम, और उससे कम हो गया आपका फिनॉल। ठीक है ना, रीजन क्या दोगे आप कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप लगा होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है,
और अगर डायरेक्ट अटैचमेंट है फिनाइल ग्रुप की तो वो क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है रेजोनेंस की वजह से एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, जो फिनाइल ग्रुप होता है वहाँ रेजोनेंस जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। और जो अल्कोहल्स होते हैं आपके वीक एसिडिक होते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, सबसे कम वीक एसिडिक होते हैं ये आपके अल्कोहल्स। तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, फिर भी ना ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ये रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, इसकी वजह से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं होते। जब अवेलेबल होंगे ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं ना अटैक करने के लिए और या फिर एक्सेप्ट करने के लिए, दैट्स वाई वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो ही नहीं करता। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, गिव्स पॉजिटिव 2,4 डीएनपी टेस्ट। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वही आपके 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि येलो पीपीटी भी देता है, ठीक है, तो यानी कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा, यानी कि उसके पास एक COCH3 ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड ए है दैट डज नॉट गिव टॉलरेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट, तो यानी कि वो एल्डिहाइड तो है ही नहीं, समझिएगा बात को। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर मैग्नेट इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वो अल्कोहल है बेटा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलोंग विद येलो कंपाउंड इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। चलो मैं रिएक्शन दिखा देती हूँ एक बार आपको। देखो बच्चा, आपका जो ए है ना दैट इज एसिटोफिनोन, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, COCH3 ग्रुप है। अभी 2,4 डीएनपी टेस्ट देगा ही देगा, ठीक है ना। देखो ये रहा आपका 2,4 डीएनपी टेस्ट, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वो कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास COCH3 ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो देगा ही देगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन जब होगा KMnO4 से तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ऑब्वियसली देगा, क्योंकि जो आपका ये ग्रुप है CH3 ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं बेटा। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अमाइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो देखो बच्चा, जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे बेटा? अब देखो जो आपका मिथाइल अमाइन है यहाँ पे आपका +I इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। सेकंड जो आपको दे रखा है आइसोसाइनाइड, ठीक है, NC लगा हुआ है ना, आइसोसाइनाइड है आपका, यहाँ पे -I इफेक्ट है क्योंकि आइसोसाइनाइड की वजह से। सेकंड थर्ड देखो आपका ये है डाइमिथाइल अमाइन, यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है और सॉल्वेशन एनर्जी भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है आपके पास, ठीक है, तो डबल इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। डी वाले में देखो आपके पास -I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और रेजोनेंस भी है प्लस में, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में जो हम कंसिडर करते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का क्राइटेरिया वो सॉल्वेशन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता ही है, नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ना, तो सबसे लीस्ट बेसिक तो आपका बेटा यही हो जाने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं। अब देखो मिथाइल के इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इंक्रीज करता है आपकी एसिडिटी को, ठीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, सॉरी डिक्रीज करता है एसिडिटी को क्योंकि डोनर ग्रुप है, तो ये मोर बेसिक हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। उससे लीस्ट बेसिक कौन होगा? आपका एनिलीन, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? आपका नाइट्रो वाला, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी को, ग्रुप की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो उसका आपका होता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं आता,
लेकिन हॉफमैन में आता है क्योंकि जो CO ग्रुप है वो आपका गायब हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, तो कार्बन चेन में आपका आएगा, चेंज आता है। ऐसे आपका सैंड में रिएक्शन में भी होता है, ठीक है ना, और आपका रिएक्शन विद अमोनिया में भी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जो हम एजो कपलिंग कराते हैं ना, तो उनमें एजो कपलिंग जो कराते हैं हम कराते हैं बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। हमसे पूछा गया इन चारों में से कौन है जो नहीं करेगा। देखो हमने देखा हुआ है एनिलीन के साथ, हमने देखा हुआ है फिनॉल के साथ। अब इन दोनों में खासियत क्या है कि जो ये दोनों दे रहे हैं, क्योंकि एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेसिक है ये आपका, ठीक है। फिनोल में क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को रखता है, ठीक है ना। अब देखो जो बेटा ये आपका ये जो ग्रुप है ना, ये वाला एक्चुअली में ये ना वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को इससे ले जाए। ये पहली वीक है, पहली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, समझ में आया। तो इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये तो खींचने वाला हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा इसके साथ में, ठीक है। जबकि एनिसोल कर सकता है क्योंकि ये आपका OCH इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। आया समझ में। अब देखो सैंड में रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते भाई। सैंड में रिएक्शन आपको पता है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इनको प्रिपेयर करने के लिए बनाई जाती है, ना कि आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन के लिए, ठीक है। आइडोबेंजीन के लिए आप करते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, और फ्लोरोबेंजीन के लिए करते हो आप फ्लोरोबोरेट यानी कि HbF4 के साथ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड का रोल क्या होता है जब नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का। भाई इलेक्ट्रोफाइल देता है ना आपको, NO2 पॉजिटिव देता है, तो यही रोल है इसका कि इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोफाइल। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। आपको पता है प्राइमरी अमीन में क्या होता है, आपके दो हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है इस क्लोरीन के साथ -HCl, और जो एक हाइड्रोजन बचता है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल इन एल्केलाई होता है। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन होता है खाली, तो वो निकल जाता है HCl बन के, तो कोई हाइड्रोजन नहीं रहता, तो यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये इनसोल्यूबल इन एल्केलाई होता है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश हो गया प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में। अब ट्रेजरी में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो तो Cl को रिमूव ही नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए ये रिएक्शन होती ही नहीं है। तो इस तरह से हिंसबर्ग रिएजेंट को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमीन्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हम स्टोर क्यों नहीं रख सकते। इसको हम जब यूज करना होता है तभी इमीडिएटली प्रिपेयर करते हैं, बट एक्चुअली ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल रह पाता है, इसलिए इसे जैसे ही बनाते हैं तुरंत ही इसे यूज करना पड़ता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल हो पाता है। इसलिए इसकी इनस्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से इसको इमीडिएटली ही यूज करना पड़ता है आफ्टर प्रिपरेशन। नाउ व्हाई इज एनिलीन सोल्यूबल इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों सोल्यूबल होता है एनिलीन बेटा, क्योंकि जो आपका ये बनता है ना एनिलीनियम क्लोराइड, इसकी वजह से सोल्यूबल होता है, क्योंकि यही आपकी सोल्यूबिलिटी को क्रिएट करता है इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये कन्वर्जन एग्जाम में बहुत आता है, टॉल्विन को पैराटॉल्विडिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल है, आपको पैराटॉल्विडिन मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। तो आपको सिंपल नाइट्रेशन क्रिएट करना है यहाँ पे और आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, आयरन HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, आपके यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो बन गया आपका पैराटॉल्विडिन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि इस तरह से रिएक्शन आपको दे रखी होती है, आपको रिएजेंट को प्रेडिक्ट करना होता है। तो देखो आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, पैराटॉल्विडिन, ठीक है। फिर आपको पिरिडिन से रिएक्शन करानी है आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NHCOCH3 ग्रुप आ गया। फिर नाइट्रेशन अब जब कराओगे तो यहाँ पे मेटापेनाइट्रो आ जाएगा, क्योंकि CO ग्रुप है तो मेटापेनाइट्रो आपका आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, जो आपका NHCOCH3 ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl जब ऐड किया तो NH2 ग्रुप यानी कि जो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है वो हो जाएगा डाइअजोनियम क्लोराइड में बन जाएगा। फिर आपने कराया रिडक्शन H3PO2 वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका ये ग्रुप रिमूव हो गया, तो बन गया आपका मेटानाइट्रो टॉल्विन, ठीक है।
आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स, तो इसका आंसर होता है डी, दैट इज ग्लाइकोजन। सुक्रोज केन शुगर इज अ डायसैकेराइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, क्या देता है आपको? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ये रिएक्शन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है? यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि इनमें से कौन जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, तो वह यूरासिल जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यूरासिल डीएनए की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है एडेनाइन, थाइमीन, ग्यूनाइन एंड साइटोसिन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ऑल 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन? ये ग्लूकोज में सारे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, कैसे उसको आप बताते हो? रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, वही बताता है आपको कि ग्लूकोज में जो भी 6 कार्बन्स हैं वो सभी के सभी आपके स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसेकेराइड यूनिट्स इन पॉलीसेकेराइड्स। पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है आपस में। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अंडर व्हाट कंडीशंस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेराइड एसिड। ठीक है, जब ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्शन कराओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बनेगा, आपका सैकेरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो? बेटा सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवर रोटेटरी फ्रुक्टोज देता है, जिसकी वजह से ये मिक्सचर क्या बन जाता है? लिवर रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, और जो ये शुगर है ना, हाइड्रोलिसिस की वजह से चेंज करती है साइन ऑफ रोटेशन। ठीक है, डेक्स्ट्रो से लिवो, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट मीन्स उल्टा करना, डेक्स्ट्रो से लिवो कर दिया, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपेंस टू शुगर प्रेजेंट इन इट? क्या होता है शुगर के साथ जो मिल्क में प्रेजेंट होती है? बेटा जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है ना, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से, जो कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यू ऑल नो, यानी कि प्रोटीन में फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं ना मिल्क के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स अनकॉइल हो जाता है, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल जो उसकी मतलब जो उसकी पहचान है वो उसको लॉस कर देता है। इस वजह से जो आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क जब हो रहा होता है ना, तो इस तरह से शुगर में जो प्रेजेंट शुगर है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, आप किस रिएक्शन से इसको बताते हो? इसे बताते हो एसिटिक एनहाइड्राइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 पेंटा एसिटेट आपके बनते हैं, जो बताता है आपको कि यहाँ पे 5OH यानी कि 5 एल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है किसके अंदर? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो सारे क्वेश्चन वही हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेकर। अब कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है? बच्चा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो बनता है सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से, तो इसी रिएक्शन से पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? बेटा ये वो लिंकेज होती है जो दो आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स को अटैच करती है, ठीक है, एक ऑक्सीजन बॉन्ड से, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो बनती है लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कोएगुलेशन ऑफ एग होता है ना, वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना एग के अंदर, एग वाइट में, वो एक्चुअली में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बच्चा,
जिसमें एक फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं, किस वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, क्योंकि आपने उसे बॉईल किया है, आपने उसे हीट किया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो सारे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स आपका अनकॉइल हो जाता है और प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। तो बच्चा यहाँ पर ये वीडियो होती है हमारी एंड, ठीक है। तो मैंने सारे चैप्टर्स के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इनके अलावा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, पूरे चांसेस है इनके बोर्ड एग्जाम में आपके आने के, ठीक है। चलिए बच्चे, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे, टाइम पे आपको पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।